आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote, देना वोट जरूरी है। नमस्कार। 26 जनवरी 1950 से यानी जब से हमारा संविधान लागू हुआ, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ हुई। समय के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया और मतदान के तरीकों में भी धीरे धीरे सुधार और बदलाव होते चले गए। और आज हम जब एक डिजिटल युग में हैं तो मतदान और चुनाव प्रक्रिया में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले बैलेट पेपर होता था, लेकिन उसकी जगह अब ईवीएम ने ले ली। चुनाव प्रचार में चुनाव सभा, रैली और दूसरे तरीकों के साथ साथ सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाने लगा है। तो आज के कार्यक्रम में, इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे, चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव। और इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ जो स्टूडियो में उपस्थित हैं, सुश्री सोनालिका जीवानी, आप जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ दक्षिण दिल्ली हैं। जीवानी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ में हैं श्री संदीप गुलाटी, आप एसडीएम इलेक्शन हैं दक्षिण दिल्ली से ही। गुलाटी जी, स्वागत है आपका भी। जी नमस्कार। चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी प्रक्रिया से आप जानना चाहते हैं, कुछ संभावना रखते हैं, कुछ संदेह रखते हैं, कोई जिज्ञासा रखते हैं, तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23421084 और 23422346। फोन नंबर एक बार फिर 23421084 और 23422346। दिल्ली के बाहर के श्रोता या जो मोबाइल से फोन कर रहे हैं, एसटीडी कोड 011011 लगाना न भूलें। तो आपके फोन की प्रतीक्षा करते हुए आरंभ करते हैं हमारा ये आज का विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय है चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव। और कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं मैं, भीम प्रकाश शर्मा, आपका दोस्त। तो आपके श्रोताओं, आपके फोन का इंतजार करते हुए हम शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। तो जिलानी जी, अभी तक जो पिछले 3-4 इलेक्शंस हुए हैं, खासकर 2014, 17 और 19 के जो इलेक्शन हुए हैं, इनमें सोशल मीडिया का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी तक का जो अनुभव रहा है आपका, उसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित है और मोबाइल बेस्ड सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इसी नेचर की वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पा रही है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। तो पहले अगर हम देखें तो सोशल मीडिया को संचार और वीडियो साझा करने के लिए ही एक मनोरंजन का एक साधन माना जाता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया आप देख ही रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो आदि हैं, इन्होंने प्रशासन के चेहरे को लोगों के सामने लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन्होंने अपने विभिन्न रूपों में चुनावी गतिविधियों के लिए एक मंच के रूप में तेजी से महत्वपूर्णता हासिल की है। जी, ये कड़ी के रूप में काम करते हैं प्रशासन और जो मतदाता है उसके बीच में। जी। ये लोगों की संख्या के साथ संचार साधनों के उपयोग में बहुत लोकप्रिय है और एक परिवर्तन लाने के लिए एक व्यापक पहल बन गए हैं। आप देखेंगे, देखिए, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में भी सोशल मीडिया पर चर्चा करी तो एक हमारे श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर से। जी गुरविंदर जी। हाँ, भीम प्रकाश शर्मा जी, आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम को और संदीप गुप्ता जी को भी नमस्कार, संदीप गुलाटी जी को। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन से मीडिया को आप मानते हैं। दूसरा, क्या ये जो मीडिया हाउस हैं या सोशल मीडिया वाले हैं, इन पर इलेक्शन ऑफिस या इलेक्शन कमीशन का कितना नियंत्रण रहता है और कोड ऑफ कंडक्ट का वो उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है? बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर जी आपका। हमारा आज का विषय भी यही है। जी जिलानी जी।
देखिए हमारे सारे मुख्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी एवं सिविल सेवक जो रहते हैं चुनाव आयोग में, उनके अपने ट्विटर हैंडल्स हैं जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स रहते हैं, जहां से हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा जहां पर भी चुनाव की प्रक्रिया रहती है वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है और टाइमलाइंस के हिसाब से हम उसकी स्क्रूटनी भी करते हैं। जो उनकी पोस्ट है उनकी स्क्रूटनी करते हैं। अगर हमें ठीक नहीं लगता है तो हम उसको भी टेक देम डाउन। एंड उसके अलावा भी एमसीसी की जो टाइमलाइंस रहती हैं, अगर 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शंस वो पोस्ट करते हैं तो हम उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो जो भी पारंपरिक मीडिया पर हमारे रूल्स एप्लीकेबल रहते हैं वो हम सोशल मीडिया में भी अप्लाई करते हैं। और ये हमारे नागरिकों की समझदारी भी है कि वो जितना ज्यादा हो सके वो रिपोर्ट भी करते हैं और वो एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से बचाते भी हैं। तो ये नागरिकों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सोनालिका जीवानी जी, जो विसिल ब्लोवर, शायद मैं कहना चाहूंगा कि शायद उसकी भी ये बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी तरह की ऐसी शिकायत डालता है कि जिसके विरुद्ध वो शिकायत की गई, वो मानता है कि इसका मेरे इलेक्शन पर, मेरे चुनाव पर असर पड़ेगा, तो उस विसिल ब्लोवर के लिए भी क्या किसी तरह की कोई आप मदद करते हैं? जी देखिए, जब भी जहां पर चुनाव रहता है वहां पर हमारा एक बड़ा स्ट्रीमलाइंड ऑनलाइन मैकेनिज्म है, सी विजिल एप्लीकेशन करके, जिसमें कोई भी आम नागरिक अगर कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है उसको कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। इसमें उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है और हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो इमीडिएटली स्पॉट पर पहुंचकर उसकी कार्रवाई करते हैं। तो इसमें उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती है और पूरा गोपनीय उनका इंफॉर्मेशन रखा जाता है। यानी कि जनता निर्भीक होकर के सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए आप तक या जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकती है। एक और श्रोता को जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं जयकिशन अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी जयकिशन जी, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से। साहब, आपकी बड़ी कृपा है कि आप इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं चुनाव पे। अगर आपके तो चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम और कोई इंजरी नहीं हुई और बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी लगाम लगी जी, और पहले वो बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, जिससे कि लोग भड़क जाते थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि जैसे अभी डिजिटल की बात हो रही है और डिजिटल ने बहुत काम किया है, मेरा ये कहना है, मैं बार बार ये क्वेश्चन उठाता हूँ कि भाई अगर बायोमेट्रिक हो जाए तो हमारा जितना भी कागज है जी, और मेरे ख्याल से अधिकांश जितना भी नकली वोट आदमी डालता है, क्योंकि 2-2, 3-3 जगह जो है पहचान पत्र बनता है, आधार कार्ड बनता है, और ये सारा मीडिया कहता भी है, तो ये इस पे रुकावट आएगी। तो इस तरफ जरा ज्यादा ध्यान दें, चुनाव आयोग ध्यान दे, तो इससे बड़ा फायदा होगा, अरबों रुपया हमारा बचेगा, जैसे मशीन से पैसा बच रहा है। नंबर 1। नंबर दूसरा, मेरा ये मानना है कि भाई जैसे चुनाव आयोग बहुत मेहनत करता है, और जो चुनाव जो अब एमसीडी के चुनाव आएंगे तो ये कब आएंगे, दूसरी बात, जितने भी एम्बुलेंस हैं या नए नए तरीके अपनाते हैं शराब भेजने के, पैसा भेजने के, तो क्या उस पर किस तरीके से लगाम लगाते हैं आप लोग? भाई ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी सोनालिका जीवानी जी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डीईओ दक्षिण दिल्ली, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। जी नमस्कार जयकिशन जी। सो सबसे पहले जो आपने बायोमेट्रिक के बारे में पूछा, बहुत अच्छा सुझाव है। इनफैक्ट आज की डेट में सबके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, हालांकि अभी उसको मैंडेटरी नहीं घोषित किया गया है, इसीलिए हमारे पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध रहते हैं, वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी रहते हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि अगर आप वोट करने जाएं तो बहुत सारे मल्टीपल आईडीज आप दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ फेक वोट्स या डबल डुप्लीकेसी रोकने के लिए हमने हर साल स्पेशल समरी रिवीजन किया है और हर 1000 लोगों पर एक बीएलओ हमने अपॉइंट किया है ताकि वो घर जाकर उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकें। तो इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जो भी किस्से आते हैं या ऐसे कोई भी एक केसेस आते हैं हम उसको
रोक पाएं और उनका नाम जो है वो डिलीट कर पाएं। तो ये एक हमारी साल दर साल पहल रहती है जो हम बहुत सक्सेसफुली करते हैं हर साल। दूसरा जो आपने फ्री बीज के बारे में बोला कि कुछ लोग जब चुनाव रहते हैं तब लोगों को तक कुछ ना कुछ फेवर्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी सी विजिल एप्लीकेशन है और कभी भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी देखे अगर फोटोग्राफ्स एविडेंस के साथ। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हम हर कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर भी मैनेज करते हैं, अकाउंट्स उनसे लेते हैं कि उन्होंने हर चुनाव में कितना खर्चा किया और उसका ऑडिट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कितना भी खर्चा कर ले और हमें ना पता चले। तो हम एक एक चीज का खर्चा लेते हैं वीडियोग्राफी के थ्रू, फोटोग्राफी के थ्रू, ताकि ऐसी चीजों को हम जितना कम कर सके उतना कर पाए। धन्यवाद जी। गुलाटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारी सी, जैसा कि मैडम ने बताया, सी विजिल जो हमारी है, इसमें आप कभी भी कुछ भी कंप्लेन कर सकते हैं और इसकी पूरी सुनवाई होती है और आपका नाम गोपनीय रखा जाता है। इसमें किसी को पता नहीं लगता है कि आपने इसकी भी कंप्लेन करी है और पूरी कार्रवाई होती है उसको। जी, श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि आज का हमारा यह विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय है चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव। विशेषज्ञ हैं सुश्री सोनालिका जीवानी, जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण दिल्ली, और श्री संदीप गुलाटी, एसडीएम इलेक्शन दक्षिण दिल्ली। आप हमें फोन कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए 23421084 और 23422346 पर। और अगर मोबाइल से या दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं तो 011 लगाना न भूलें। एक और श्रोता लाइन पर मौजूद है। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली 27 से। जी रघुविंदर जी, मेरा सवाल यह है जी कि चुनावी प्रक्रिया में जी सोशल मीडिया की भूमिका कब से शुरू होती है और कब तक रहती है, और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसी क्या जरूरत है कि सोशल मीडिया को एक्टिवली अब हम एक पार्ट मानते हैं पूरी चुनावी प्रक्रिया का। जी जीवानी जी। देखिए, सोशल मीडिया एक हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुका है। तो जाहिर है कि दिन बर दिन जिस तरह हमारी यूजेज बढ़ती जा रही है, तो ये एक जरिया है कैंडिडेट्स के लिए भी, नेताओं के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी सभी मतदाताओं तक पहुंचने का। इसीलिए इसका इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस है। आप जैसे देखेंगे जितना ज्यादा सोशल मीडिया हमारी लाइफ के साथ इंटरकनेक्ट होता जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका रोल इलेक्शन में भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन का स्रोत है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, सबके पास मोबाइल में अवेलेबल है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी और अधिकारियों ने भी इसको एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ इसको हमारे चुनावी हमारी चुनावी प्रणाली में भी एक्सेप्ट किया है। और हम सोचते हैं कि इसका जितना हम सकारात्मक यूज कर पाए हम उसको करें। जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप गुलाटी जी? जी हाँ, जैसे आजकल लोग सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, माई स्पेस और गूगल वगैरह से जुड़े हुए हैं। आजकल यंग वोटर देखें आप, या कोई भी हो, मिडिल एजड भी जो भी होते हैं, अपने इन सोशल मीडिया से सब जुड़े हैं और इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और आप लोगों के लिए कि आप अपनी बात को रख सकें। लेकिन एक बार कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगती है और बहुत जल्दी ट्रेंड भी करने लग जाती है। सीधी सी बात है, प्रशासन भी तुरंत कार्रवाई करता है और उसको फेक न्यूज़ डिक्लेयर करता है या लोगों को सचेत करता है कि इस पर ध्यान न दे। लेकिन फिर भी इस तरह की संभावनाओं को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? जी जीवानी जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक यूजर जनरेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। तो बहुत बार हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि कभी अभद्र भाषा का प्रसार कर जाते हैं लोग, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों पर जनता का विश्वास कम हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर है, हमें एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है नागरिकों के पास, उतना ही ज्यादा उनको सचेत रहना पड़ेगा कि वो क्या देख रहे हैं। जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उनको सरकारी स्रोतों से जरूर कंफर्म करें। अगर उनको ऐसी भड़काने वाली या ऐसी जानकारी मिलती है जो कि
सही नहीं है तो उनको ज़रूर पहले जाकर सरकारी सूत्रों से उसको चेक करना चाहिए। हमारे जैसे कि सबके ट्विटर हैंडल्स, ऑफिशियल हैंडल्स सारी मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट के और सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के भी अवेलेबल हैं और निर्वाचन अधिकारियों के भी अवेलेबल हैं, तो उसको वहां से कंफर्मेशन के बाद ही उनको आगे प्रचार करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर ये हमने एक फर्स्ट लेवल चेक किया तो हमारे ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत कम हो सकती है। जी, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मतदाता की या जनता की भी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि वो क्या सेलेक्टिव हो थोड़ा सा। एक और श्रोता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार। धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से। जी धर्मवीर जी। हमारे एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका चुनाव आयोग बहुत आगे बढ़ चुका है अपनी हर विधि में, हर कार्य में। क्योंकि जैसे कि आपने स्लिप भर भेजते हैं, स्लिप में आप फोटो भी वोटर जो मतदान डालने जा रहा है उसकी आ जाती है, तो क्या उस समय आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, कोई आई प्रूफ दिखाना जरूरी क्यों करा जाता है? अगर आपने अपनी तरफ से कंफर्म कर दी, स्लिप भेज दी, तो उसी का आधार मान के इसको मतलब डालने का मौका दिया जाए। तो आप आधार कार्ड भी मांगते हैं या कोई और चीज मांगते हैं? जी संदीप गुलाटी जी। जी हाँ, एक छोटा सा और है मेरा बताएं। कि एक छोटी सी स्टाफ की कंप्लेंट है। जब हम वोट डालने गए तो वो स्टाफ राइट हैंड की फिंगर पर स्याही लगा रहा था। हमने उसको ऑब्जेक्शन किया कि आप गलत कर रहे हैं, लेफ्ट पे लगती है हमेशा, इतने टाइम से हम देखते आ रहे हैं, लगाते हैं, आप वोट डालते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी उसने राइट पे ही वो फिंगर पे, हमने नहीं लगवाई, हमने उस पे नहीं लगाई, हमने कहा हमने लेफ्ट पे लगाई। तो इसके ऊपर भी ये कहाँ ऐसी बात करी होती हो, कहीं गलती होती है तो कहाँ कहा जाए, कहाँ बोला जाए? जी धर्मवीर जी के जो दो जी धर्मवीर जी, आपका पहला सवाल कि आप, हाँ, पहला सवाल था कि पहचान पत्र क्यों, क्योंकि आपकी फोटो ऑलरेडी लगी हुई है मतदाता का जो सूची होती है। जी धर्मवीर जी, पहला यह है कि हम सिर्फ आपको ये नहीं कहते कि आप अपना पहचान पत्र मतदान वाला ही लेके आए, आपको एक फोटो का प्रूफ लाना होता है। फोटो प्रूफ ये कंफर्म करने के लिए कि आप असल में वही वोटर हैं जो वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो आप कोई भी प्रूफ ला सकते हैं, इसमें वोटर आई कार्ड की जरूरत नहीं होती, आप कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो ला सकते हैं और आप वोट डाल सकते हैं। दूसरा सवाल था कि राइट और लेफ्ट फिंगर किस पे वो निशान लगना चाहिए? वो लेफ्ट फिंगर पे निशान लगाया जाता है, लेफ्ट फिंगर पे आप उनको लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि मान लो किसी जगह कोई इलेक्शन दोबारा से हो जाता है या कुछ काउंटिंग दोबारा होनी है, कुछ इलेक्शन दोबारा हो जाता है, तो फिर हम एक ऑप्शन रखते हैं राइट का भी। पहले लेफ्ट पे, फिर दूसरी बार जब वोट डलेगा तो राइट पे लगा के, मतलब राइट पे लगा के ये देख ले होते कि आप वोट डाल सके। क्योंकि उस पर जब पुनर्मतदान होता है तो लेफ्ट पे वो पहले ऑलरेडी लगा होता है, तो फिर इसलिए हम राइट यूज करते हैं सर। जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जी धर्मवीर जी, आपके सवाल के लिए शुक्रिया। दूसरे सवाल में मैं बस ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको कभी भी ऐसी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि कुछ गलत फॉलो हो रहा है, तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि हर पोलिंग स्टेशन में अवेलेबल रहते हैं, उनके साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, हमने देखा भी है वोटिंग मैकेनिज्म में, क्योंकि सारे पोलिंग स्टेशंस बहुत रिमोट लोकेशंस में भी होते हैं। तो अगर आप उनके लिखित में अगर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं तो वहीं पोलिंग स्टेशन में स्थित प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास आप करा सकते हैं। जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम जिसका विषय है चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव, और विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुश्री सोनालिका जीवानी, आप जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ दक्षिण दिल्ली, और श्री संदीप गुलाटी, आप एसडीएम इलेक्शन दक्षिण दिल्ली हैं। तो श्रोता अपनी किसी भी जिज्ञासा के लिए हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421084 और 23422346। कार्यक्रम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस समय आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साथ है वोट, ready to vote।
स्वागत है श्रोताओं, फिर से आपका इस कार्यक्रम में। हमारे फोन नंबर फिर से मैं जल्दी से दोहरा देता हूं, 23421084 और 23422346। विषय है चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव। सोनालिका जी, हमने फायदे तो बहुत गिन लिए, कुछ नुकसान भी हैं सोशल मीडिया के, जैसा एक श्रोता ने भी फोन में कहा था कि जी फेक न्यूज आ जाती है या गलत जानकारी आ जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया एक टूल है, तो हम उसको नुकसान से ज़्यादा मैं ऐसे कहूँगी कि ये कुछ सावधानी बरतने के बिंदु हैं जो कि हमारे लिए भी हैं और श्रोताओं के लिए भी हैं जो मतदाता हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में सब लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, पर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे ही स्थानीय जनता और कुछ व्यक्तिगत मतदाताओं तक पहुंचना हमारे लिए भी मुश्किल है। जैसे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नागरिक भी हैं जो कि सोशल मीडिया नहीं यूज करते, तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया हर जगह पेनिट्रेट कर चुका है। जहां पर नहीं किया है, हमें वहां पर भी और ज्यादा फोर्सफुली जागरूकता के लिए। एक विशेष बात ये भी है कि आपके पास मोबाइल भी है, कनेक्शन भी है, आप ट्विटर, फेसबुक इस पे भी हैं, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक लिमिटेशन है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंटरनेट होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। 4G 5G इंटरनेट होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हर जगह शायद नहीं पहुंच पाता। दूसरा ये कि जैसा हमने पहले भी बात करी है कि गलत सूचना या दुष्प्रचार के कारण कभी कभार संदेह, आक्रोश या घृणा को बढ़ावा दे देते हैं कुछ न्यूज, तो उससे हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट वोटर की तरह सारी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। जी, एक इंटेलिजेंट वोटर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं सेक्टर 28 रोहिणी से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा ये सवाल है कि देखिए, जब अभी एमसीडी का चुनाव आने वाला था, उससे पहले हमारे यहाँ कैंप लगा और हमने अपना इलेक्शन कार्ड वगैरह नया बनवाने के लिए, और बहुत सारे लोग जो है जो पुराने वाले कुछ करेक्शन था उसमें वो करवाने के लिए करवाया जी। लेकिन हर बार ये देखा गया है कि जब ये होता है इस तरह का कार्यक्रम, उसके बाद आइडियली जो वहाँ इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके घर पर कोरियर के थ्रू आ जाएगा आपका कार्ड, लेकिन देखा ये जाता है कि फिर वो उसके बाद बीएलओ लेवल पे जब आप स्टेटस चेक करते हैं कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, तो बीएलओ लेवल पे पेंडिंग पड़ा रहता है या उसके बाद फिर वो रिजेक्शन में चला जाता है। तो मेरा सिंपल सवाल है कि फिर अगर इसको इतना स्मूथ अगर बनाया जाए, और मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि अगर इसको और स्मूथ बना दिया जाएगा और डायरेक्ट जो है कोरियर से पहुंच जाए वहां पे, तो मेरे ख्याल से जो जनसंख्या जितनी जो नहीं आ पा रही है चुनाव में, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। तो मतलब व्हाई देयर इज हिंड्रेंस? इट्स सिंपल माय क्वेश्चन। जी, संदीप जी ने बहुत अच्छी बात की है कि चुनाव आयोग भी चाहता है और सरकार और प्रशासन भी चाहता है कि मतदान पिछली बार से ज्यादा हो, लेकिन कुछ उसमें कमी रह जाती है, उसी की तरफ इनका इशारा है। जी संदीप जी। जी, आपने जैसे कहा निरोध जी, ये हमारी जो प्रक्रिया होती है 7 से 21 दिन की हमारी प्रक्रिया होती है। 7 से 21 दिन के अंदर हमने आपको वोटर आई कार्ड पहुंचाना होता है और ये कोरियर के थ्रू आता है। कोरियर के थ्रू आपके घर पे भेज दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे 1950 पे कंप्लेन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, तो फिर हम उसमें उचित कार्रवाई करते हैं। ऑनलाइन अगर कोई एप्लीकेशन डालना चाहे? जी हाँ, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट होती है आजकल। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे VREC ऑफिस में आइए और वहां पर हमने पूरी वो आपको सहायता दी हुई है। हमारा एक वहाँ पे BLO बैठा होता है और वो आपकी पूरी की पूरी सहायता करता है और आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को वो सबमिट करता है वहाँ पे। जी, तो मेरे ख्याल से अनिरुद्ध जी आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। और फिर हम बता दें श्रोताओं को जिन्होंने देर से ट्यून किया है कि आज का हमारा ये विशेष फोन इन कार्यक्रम चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव, और इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं स्टूडियोज में। हमारे नंबर हैं 23421084 और 23422346। बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले 011 जो दिल्ली का कोड है वो जरूर लगाएं। और स्टूडियो में आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है सुश्री सोनालिका जीवानी, आप जिला निर्वाचन अधिकारी DEO दक्षिण दिल्ली, और श्री संदीप गुलाटी, आप SDM इलेक्शन दक्षिण दिल्ली हैं। एक और बात जीवानी जी देखने को मिलती है कि सोशल मीडिया पे लगातार एक
ट्रेंड चलता है, जी। लेकिन अचानक से वो ट्रेंड गायब हो जाता है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आते हो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इस पे नहीं जाना है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी क्वालिटी सोशल मीडिया की ये है कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जी। तो हम चाहकर भी ये नहीं कर सकते। वो एक सही मायने में लोगों की पुकार है, लोगों की एक पहल है, और उसमें हमारा कोई भी तरीके से इंटरवेंशन नहीं रहता है। हाँ, जरूर हम ये चाहते हैं कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को जोड़ने का, उनको कोशिश करने का कि वो वोट देने आए, वो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि हम ट्रेंड्स को इधर से उधर कर सके, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो लोगों के लिए है, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये एक ट्रांसपेरेंट वे में इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो जैसी भी इंफॉर्मेशन हो। जी, एक और श्रोता लाइन पर मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली बिजवासन से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र झा है। जी जितेंद्र जी। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वोटरों की संख्या बढ़ानी चाहिए जी, मगर कम से कम जो है ना 10 लाख जो है प्रवासी मजदूर जैसे दिल्ली और सब जगह रहते हैं, वो कैसे अपना वोट डालेंगे? उनका जैसे कंपनियों में काम चलता है, कहीं और जो किसी की दुकान है, तो जैसे मैं आधार कार्ड से कनेक्ट होने का उसमें सिस्टम बना हुआ था, तो वो भी सरकार नहीं कर रही है। फिर उसका कैसे, क्या कुछ सोल्यूशन सरकार ढूंढ रही है? जी, आपने प्रवासी वोटर्स का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से वोटर्स आते हैं, लेकिन वोट तो केवल एक जगह ही दिया जा सकता है। जी जीवानी जी। नमस्कार जितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इसी माध्यम से मैं एज जिला निर्वाचन अधिकारी ये बताना भी चाहूंगी कि जहां पर भी इलेक्शन होता है हमारे पास पोस्टल बैलेट का सिस्टम रहता है। स्पेशली दिल्ली में आकर अगर कोई रहते हैं, ज्यादा समय तक रहते हैं और चाहते हैं कि उनका दिल्ली का चुनाव कार्ड बने, उसके लिए हम बहुत सारे कैंप्स कंडक्ट करते हैं। लेकिन किसी वजह से दिल्ली के वोटर अगर बाहर रहते हैं तो यहाँ पर वो कभी भी वोट हो तब वो पोस्टल बैलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उनके स्टेट में कोई वोटिंग हो तो यहाँ से वो पोस्टल बैलेट भेज सकते हैं। प्रवासी जो भारतीय लोग हैं जो बाहर रहते हैं इंडिया के, इनफैक्ट हमारे पास आज की डेट में वो भी ये सिस्टम है जो कि ई वोट के थ्रू वो वोटिंग कर सकते हैं, और हमें पोस्ट ई वोट हम उनके पास पहुंचाते हैं और वो पोस्ट के थ्रू हमें वापस वोट अपना सुनिश्चित करते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से कोई भी मतदाता छूटता नहीं है, और सारे के सारे हमारे पास साधन अवेलेबल है कि चुनाव जब भी हो तो जो भी उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं वो वोट करें, उसके हमारे पास सारे साधन अवेलेबल हैं। जी संदीप जी, मेरे ख्याल से एक फॉर्म भी है जिसके हाँ। थ्रू आप बात कर सकते जी सर जी, एक फॉर्म है जी, फॉर्म 6 एक प्रवासी मतदाता के रूप में नामांकन भर सकता है वो अपना। उसके लिए वो उसको एक फॉर्म 6A भरना होता है। फॉर्म 6 से वो ऑनलाइन अप्लाई कर दे और उसके बाद हम उसको वोटर कार्ड इशू करते हैं। तो वो फिर एक जगह वोट कर सकता है, एक जगह वोट चाहे कर तो सकते दिल्ली हैं में या अपने निवास स्थान जहां वो रजिस्टर्ड और है। उसकी नागरिकता जो है वो हिंदुस्तान की होनी चाहिए, वो बाहर का नागरिक ना हो, ये देखना होता है। जी, एक और श्रोता कुछ जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ जी नमस्कार सर, मैं प्रेम कुमार बोल रहा हूँ फूड कलर दिल्ली से। जी प्रेम कुमार जी। सर मुझे एक बात आपको बतानी थी। यहाँ पर हमारे कैंप लगाने आते हैं जो, तो कई बार लोगों ने अप्लाई किया कार्ड के लिए और उन्होंने फॉर्म भी भरा, सब कुछ किया, डॉक्यूमेंट्स भी लिए उनके, लेकिन जब वहां पर गए ऑफिस में तो पता लगा कि उस नंबर का कोई कार्ड ही नहीं बना करके दिए। ये मुझे लगता है जो निर्धारित किए जाते हैं आसपास के लोग हैं, और आसपास के लोग जो है कोई काम करके शायद वो ये क्या इसको डस्टबिन में डाल देते हैं क्या? जी गुलाटी जी। जी नहीं, ऐसा वैसे हमारे संज्ञान में ऐसा आया नहीं है कभी, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो हमने इसके लिए आपको कहा कि एक हमारा कंप्लेन है 1950 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी फॉर्म लिए जाते हैं स्पेशल समरी रिवीजन के अंदर या कैंप के द्वारा, वो सारे फॉर्म हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में चढ़ते हैं और उसके बाद उनको वोटर आई कार्ड इशू किया जाता है। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे या 1950 पे कंप्लेन कर सकते हैं। और एक निश्चित अवधि में उसको जी हाँ, इसमें 7 से 21 दिन का समय लगता है उसके
अवधि में हम उनको वोटर आई कार्ड प्रोवाइड करते हैं। जी जीवानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रेम कुमार जी, बिल्कुल संदीप जी ने सही आपको बताया है। कभी कभार ऐसा होता है कि लेट हो जाता है या बीएलओ स्क्रूटनी करने जाते हैं, तब उनको ऐसी चीजें मिलती हैं जो कभी कभार इशू नहीं कर पाते हैं। आपके बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई रिजेक्शन का रीजन है, हम कोशिश करेंगे कि बीएलओ के माध्यम से वो एप्लीकेंट के पास पहुंचे, और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंप्लेंट रहती है तो जैसा उन्होंने कहा कि आप 1950 या फिर अपने वोटर सेंटर पर जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उस पर पूरी कार्रवाई होती है। अक्सर देखा गया है सोनालिका जी कि कुछ पेड न्यूज़ या फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती है, और जब वो संज्ञान में आ जाती है आपके प्रशासन के कि ये या तो फेक न्यूज़ है या पेड न्यूज़ है या एक विशेष उद्देश्य से ऐसा किया गया था, तो क्या उस पर कार्रवाई की जाती है? क्या कोई दंडात्मक काम भी होता है उस पर? जी, जब चुनाव की प्रक्रिया रहती है या चुनाव आने वाले होते हैं, तब हर एक न्यूज़ जो है उसका एक हमने सेल बनाया रहता है, मीडिया सेल करके, और वो हर एक न्यूज़ स्क्रूटनाइज करते हैं जो कि पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं या सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उस पर वो न्यूज़ देखते हैं। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो कि हेट न्यूज़ या ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं जो कि फेक है, जो वोटर्स को गलत दिशा में लेकर जा रही हैं, तो उस पे हम आईपीसी के तहत और चुनाव आयोग की बहुत सारी गाइडलाइंस है, उसके अंडर हम उन पे एक्शन लेते हैं, और काफी बार ऐसा होता है कि हम क्रिमिनल एक्शन भी लेते हैं। जी, तो इसका मतलब अगर कोई इस तरह की हरकत करता है जो गलत है या मिसयूज है सोशल मीडिया का, तो प्रशासन उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करता है। लेकिन अगर कोई आदमी डरता है कि अगर मैंने ये खबर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो चाहता तो है कि मैं ये न्यूज़ अपलोड कर दूं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो झिझकता है, डरता है, संकुचता है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह से प्रशासन उसकी मदद कर सकता है? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेशन है, और हमारे जो नागरिक है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में इन्फॉर्म्ड है। तो हम यही उनसे कोशिश भी करते हैं, और ये हमारी पहल रहती है कि अगर कोई भी गलत काम हो रहा है या उनके संज्ञान में ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो वो प्रशासन के पास आए। फिर भी अगर उनको लगता है कि उनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, तो हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और उनके नीचे के सारे अधिकारियों के पर्सनल मोबाइल नंबर्स भी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज है जो वो नहीं बताना चाहते या अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, तो वो उन तक बहुत पहुंच सकते हैं और बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। पर्सनल नंबर्स और ईमेल आईडीज भी अवेलेबल रहते हैं हमारी वेबसाइट पर। जी, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि कभी भी आपका नाम जो है बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है, आपकी आइडेंटिटी कभी भी शो नहीं की जाती है। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, ताकि आदमी निसंकोच होकर के कोई किसी भी तरह की बात सोशल मीडिया के माध्यम से या 1950 के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता है, तो इलेक्शन के दौरान कुछ जो आचार संहिता लगती है उसके उल्लंघन को लेकर के काफ़ी शिकायतें आती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर उसको आप किस रूप में देखती हैं सोनालिका जी? बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक सकारात्मक तरीका बहुत अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो अपना अच्छा काम दिखा सकते हैं, अधिकारी भी उसको देख सकते हैं, जनता भी उनको देख सकती है, मतदाता भी उनको देख सकते हैं, और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किसको वोट करना है। लेकिन अगर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखे, जहां हमें सावधानी बरतनी है, तो उसको हम जो स्क्रूटिनी करते हैं बहुत टाइमली करते हैं। सबसे बड़ा ये है कि जितने कम समय में हम उसको पकड़ लें और उस पर कार्रवाई कर ले, तो हमारा यही कोशिश रहता है कि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो हम उसको इमीडिएटली टेक डाउन करें, और उस पर जो भी कार्रवाई करनी है, क्रिमिनल एक्शन है या फिर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अंडर एक्शन है, वो जल्द से जल्द ले, ताकि बाकी लोग भी को भी पता चले कि ऐसी न्यूज़ या ऐसा इंफॉर्मेशन आपको नहीं शेयर करना चाहिए। जी, एक और श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, केशव। नाम दोबारा बोले सर? केशव जी। केशव जी, सर मेरे दो सवाल है सर। पहला सवाल ये है, जैसे सर वोट डलते हैं 4 साल में एक बार,
तो सर जैसे पुरानी हमारी वोटर आईडी है, उसमें से ऐसे फोटो चेंज हो जाती है। तो एक बार हमने वोट डाला अपना, तो वो हम अपनी पर्ची ले गए, तो बीएलओ ने मना कर दिया कि आपकी ये फोटो नहीं है, ये आपकी आईडी नहीं है। तो सर इसमें मैच तो सर नाम तो सबके एक जैसे होते हैं, मगर फेस तो सर जैसे फोटो होती है सबकी अलग अलग होती है। तो उन्होंने मना कर दिया था हमारे को वोट डालने से। जी, कई बार ये सिचुएशन आती है कि जो फोटो आपकी होती है वो आपके चेहरे से मेल नहीं खाती है। हालांकि दूसरे अन्य पहचान पत्र भी आप ले जा सकते हैं। गुलाटी जी, आप बताएं। जी हाँ, ऐसा होता है कि फोटो थोड़ी ब्लर्ड हो जाती है उसमें, तो हमने उसके लिए आपको कहा है कि आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो हो, वो आप कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हैं और आपके उसमें आपको वोट डालने दिया जाएगा। दूसरा, एक फॉर्म 8 होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो थोड़ी पुरानी हो गई है या नहीं मिल पा रही है, तो आप फॉर्म 8 भर सकते हैं, जिससे आपको नया आईडी कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा और आपकी नई फोटो के साथ में आपको। सोनालिका जी, जैसे आधार में है कि बच्चा जब पैदा हुआ उसके 1 महीने बाद शायद उसका आधार बन जाता है, लेकिन फिर उसको 5 साल, 15 साल और 25 साल और 45वें साल में अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपनी फोटो, अपनी फिंगरप्रिंट्स और दूसरी चीजें। क्या ऐसा वोटर कार्ड के लिए भी है? क्योंकि चेहरा तो बदलता है। एक 18 साल का लड़का जब वोटर पहली बार वोट डालता है उस शक्ल में, और 10 साल बाद उसकी जो शक्ल आती है, तो कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया है केशव जी ने। जी, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हमारे चुनावी प्रक्रिया में ऐसा हुआ है कि हमारे वोटर कार्ड्स जो हैं वो भी जो है एडवांस होते जा रहे हैं। जैसे आप पहले देखेंगे, पहले पेपर का कार्ड होता था जो लैमिनेटेड होके आता था, उसके बाद अब प्लास्टिक कार्ड बन गया है। अब और भी और आधुनिक फीचर्स के साथ जो है नया वोटिंग कार्ड आने वाला है। तो हमारे खुद के चुनाव आयोग की तरफ से ही वोटर आईडीज जो हैं वो बनते जा रहे हैं, नए वोटर आईडीज बनते जा रहे हैं। तो वो एक मतदाताओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी फोटो और कोई भी एड्रेस वगैरह है वो अपडेट करा सकते हैं। और फोटो के लिए जैसे उन्होंने कहा कि फॉर्म 8A है, जो कि उनको टाइमली वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अपनी फोटो भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और घर बैठे बैठे उनका काम हो जाएगा। तो एक तरीके से ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मतदाताओं की कि अपने जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं वो अपडेटेड रखें, क्योंकि ये और भी कई जगह पे यूज होता है वोटर आईडी कार्ड फोटो आईडी के रूप में। तो उसको अपडेट रखना ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वैसे सोशल मीडिया पे एक ये जोक भी है कि वोटर आईडी कार्ड पे जो आपकी फोटो है, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ क्योंकि आप जो फोटो खींचते हैं उसका एक एंगल होता है, आप बिल्कुल सामने से फोटो खींचते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेटली कोई फोटो खिंचवाते हैं तो हम उस एंगल से खिंचवाते हैं जिसमें हमारे चेहरे का जो नूर है, जो प्रभाव है, जो सुंदरता है वो सामने आती है। तो ये अंतर आप जरूर देखते होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक फोटो अगर पासपोर्ट के लिए या दूसरे किसी उसके लिए, मुझे याद है एक ओलंपिक कार्ड बनना था मेरा और उसके लिए मुझे 3 बार फोटो खिंचवानी पड़ी क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ था। अभी तक हमने उपयोग की बात करी, प्रभाव पे हम चलते चलते बात कर लेते हैं। सोनालिका जी, सोशल मीडिया का कितना प्रभाव देखा गया है इलेक्शन पे? देखिए, इस साल हमारे चुनाव आयोग का मोटो है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन। ये सोच ही तभी आ सकती है जब हम सोशल मीडिया को एक साधन की तरह यूज करें। सोशल मीडिया दूर होते हुए भी लोगों को जोड़ता है। आज की डेट में सबसे रिमोटेस्ट एरिया में भी सोशल मीडिया का प्रभाव है, सोशल मीडिया की रीच है। और युवा वोटरों के लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया एक तरीके से एक दूसरे को बढ़ावा देने का एक सोच है, जो सोशल मीडिया के तरफ से हम उनको कोशिश करते हैं कि जितने भी युवा जुड़ सके वो जुड़े। तो सोशल मीडिया एक बढ़ते विकास और लोकप्रिय उपयोग के साथ चुनावी क्षेत्र में बहुत बड़ी एक क्रांति लेकर आया है, मैं समझती हूँ। और जितना ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन आज की डेट में इंडिया में है वो बढ़ेगा ही, वो कम नहीं होगा। और सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल के मामले भारत में सोशल नेटवर्क के हिसाब से हम देखें तो भारत 3रे नंबर पर है। तो सोशल मीडिया हम इंक्रीजिंगली यूज कर रहे हैं और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चीज है सोशल मीडिया, और उनकी लाइफ में
में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, चाहे उनकी पढ़ाई हो, चाहे जागरूकता का स्रोत हो। तो इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो चुनाव आयोग का इस साल का मोटो है, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस, ये एक सोशल मीडिया टूल से ही हम अचीव कर सकते हैं। तो मेरी ये सबसे ये पहल भी रहेगी और ये कोशिश भी करना चाहूंगी मैं अपने सारे मतदाताओं के पास पहुंचने का कि अपने वोटर आईडीज अपडेट कराएं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो वोट नहीं दे सकता, चाहे उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का एक विशेष फोन इन कार्यक्रम, चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का उपयोग और उसका प्रभाव। ये विशेष फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी विशेषज्ञ थे सुश्री सोनालिका जीवानी, जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण दिल्ली, और श्री संदीप गुलाटी, एसडीएम इलेक्शन दक्षिण दिल्ली, और आपका सहयोगी मैं संचालक भीम प्रकाश शर्मा। अब आपसे आज्ञा लेता हूं। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी मधुलिका श्रीवास्तव। नमस्कार।